हेलो फ्रेंड्स, स्टडी एंड हेल्थ चैनल में मैं डिसीजा आप सभी का स्वागत करता हूं। आज का जो टॉपिक है वो है धातु एवं अधातु के बीच अभिक्रिया हम लोग देखेंगे। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने देखा था जो अधातुओं का रासायनिक गुणधर्म को हम लोगों ने समझा था, जिसमें हम लोगों ने देखा था कि अधातु किस प्रकार से ऑक्सीजन के साथ अभिक्रिया करते हैं, अधातु किस प्रकार से जल के साथ अभिक्रिया करते हैं, अधातु किस प्रकार से मतलब तनु अम्ल के साथ अभिक्रिया करते हैं। सारी बातों को हम लोगों ने पिछले लेक्चर में अच्छे से समझा था। और यहाँ पे जो हम लोगों ने देखी थी कि अधातु ऑक्सीजन से जो अधातु ऑक्साइड बनती है उसमें अम्लीय और उदासीन प्रकृति की होती है। उससे पीछे जो हम पिछले लेक्चर में हम लोगों ने धातु वाले में हमने देखा था रासायनिक गुणधर्म में कि धातु जो होते हैं ना वो क्षारकीय प्रकृति ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके क्षार बनाते हैं, लेकिन यहाँ पे अम्लीय और उदासीन बनते हैं। तो ये सारी बातें हम लोगों ने क्षारकीय प्रकृति के धातु होते हैं और धातु उदासीन और अम्लीय प्रकृति की बनाती है। तो ये सारी बातें हमने पिछले लेक्चर में देखा था। आज जो हम लोग देखने वाले हैं वो है धातु एवं अधातु के बीच अभिक्रिया। जैसे कि यहाँ पे हम आपको समझाने की कोशिश कर रहे हैं, आप देखिएगा NaCl ये सोडियम क्लोराइड है। यहाँ पे अब आप ध्यान दीजिए, ये है सोडियम और क्लोरीन। अगर धातु और अधातु की बात करें तो एक सोडियम है एक क्लोरीन है। तो अगर सोडियम की हम बात करते हैं तो इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? अगर इसकी एटॉमिक नंबर की बात करें तो कितना होता है? मतलब 11। कितना होता है? 11। अगर इसकी हम बात करते हैं तो कितना होता है? 17। इसका एटॉमिक नंबर कितना होता है? 17 होता है। इसका कितना होता है? 11 होता है। अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हम अगर निकालें, क्या निकालें? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम निकालें तो क्या होगा? तो यहां देखने वाली बात है। तो होगा क्या? 2, 8 और 1 बोर्ड के नियम के अनुसार। किसके नियम के अनुसार? बोर्ड के नियम के अनुसार। इसका कितना होगा? 2, 8 और 7। इसको हम बाद में समझेंगे, अभी इसको हम समझते हैं। तो यहाँ पे होता क्या है, यहाँ पे कुल कितने इलेक्ट्रॉन है? 11। तो यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे प्रोटॉन की संख्या अगर हम बात करें तो कितना है? 11। इलेक्ट्रॉन की संख्या की अगर हम बात करें तो वो भी है 11। तो आवेश कुल कितना होगा? तो यहाँ पे अगर हम आवेश निकालते हैं तो कितना होता है? आवेश अगर हम निकालेंगे तो +11 -11 0। आवेश कुल कितना है? 0 है। लेकिन बोर्ड के नियम के अनुसार हम इस इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखे हैं तो अगर इसकी लास्ट कक्षा में हम देखें तो 1 इलेक्ट्रॉन है। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन का त्याग कर देता है या दान दे देता है तो क्या होता है? अगर ये दान कर दे 1 इलेक्ट्रॉन का तो क्या होगा? ये अपने आप को अस्थिर कर लेगा, स्टेबल हो जाएगा, है ना? ये अस्थिर हो जाएगा। लाइफ में क्या हो जाएगा? ये अस्थिर हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को ये दान करेगा, या तो इसके पास एक ऑप्शन है 7 इलेक्ट्रॉन कहीं से ले आए, जो कि पॉसिबल नहीं है, इसके लिए बहुत दिक्कत की बात है ना? लेकिन 1 इलेक्ट्रॉन ये आसानी से त्याग देगा, है ना? तो यहाँ पे क्या होगा इसको समझते हैं। अगर ये 1 इलेक्ट्रॉन को दान दे दे तो क्या होगा? अगर ये इलेक्ट्रॉन को त्याग दे तो प्रोटॉन की संख्या कितनी हो जाएगी? रहेगी 11 ही रहेगी, है ना? और इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 10। इलेक्ट्रॉन की संख्या कितना हो जाएगा? 10 हो जाएगा। तो 1 इलेक्ट्रॉन को अगर त्यागता है तो क्या हो जाता है? 1 बच जाता है, तो +1। इसीलिए सोडियम पे जो होता है, सोडियम पे प्लस का चार्ज होता है, +1, यानी प्रोटॉन की संख्या इलेक्ट्रॉन की संख्या से ज्यादा हो गया। तो यहाँ पे क्या चार्ज आ गया? प्लस का चार्ज आ गया। तो इस प्रकार जो है ये जो होता है, मतलब इलेक्ट्रॉन, मतलब ये धातु जो है ये इलेक्ट्रॉन त्यागने की प्रवृत्ति रखते हैं, टेंडेंसी है। तो 1 इलेक्ट्रॉन त्याग करके ये अपने आप को धन आवेशित हो जाते हैं, धनात्मक बना लेते हैं, अपने आप को धनात्मक हो जाते हैं। तो ये है बात। तो यहाँ पे इसको अस्थिर होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना, स्टेबल होने के लिए इलेक्ट्रॉन त्यागना अनिवार्य है। यहाँ पे हम क्लोरीन की अगर हम बात करते हैं, अगर हम क्लोरीन की बात करें तो ये एक अधातु है। अगर हम क्लोरीन की बात करते हैं तो इसका जो है प्रोटॉन कितना है? प्रोटॉन है 17। इलेक्ट्रॉन कितना है? 17। आवेश 0 है ना? आवेश कितना है? 0 है। लेकिन अगर हम बोर्ड के नियम के अनुसार देखें तो अगर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास निकालते हैं तो इसके पास
या तो 7 इलेक्ट्रॉन खोए तो ये पॉसिबल नहीं है। अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से प्राप्त कर लेता है, ग्रहण कर लेता है ना, तो ये अपने आप को 8 मतलब ये स्टेबल हो जाएगा। ये क्या हो जाएगा? स्टेबल हो जाएगा। तो यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे देखिए आप, जैसे मान के चलिए कहीं से एक इलेक्ट्रॉन लेता है, प्रोटॉन तो 17 ही रहेगी, इलेक्ट्रॉन अगर एक लेता है कहीं से 17 है तो एक इलेक्ट्रॉन जुड़ेगा 18 हो जाएगा। इस पे आवेश की अगर हम बात करते हैं तो कितना होगा? अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है, अगर ये एक इलेक्ट्रॉन कहीं से लेता है और आवेश की हम अगर बात करें तो क्या होगा आवेश? तो यहां पे देखना है तो +17 -18 तो क्या होगा? -1। इस पे चार्ज क्या जाता है? -1। एक इलेक्ट्रॉन लेकर के ये अपने आप को ऋण आवेश कर लेता है, ऋणात्मक हो जाता है। ये एक इलेक्ट्रॉन त्याग देता है और अपने आप को धनात्मक हो जाता है, ये ऋणात्मक हो जाता है। तो इस प्रकार क्या होता है, प्लस और माइनस दोनों के बीच विद्युत आवेश के कारण, है ना, ये एकदम स्ट्रॉन्ग से जो है जुड़े हुए होते हैं। क्या हुए होते हैं? एकदम मजबूती के साथ ये दोनों, इसका जो सोडियम और क्लोरीन दोनों क्या होते हैं आपस में, एक इलेक्ट्रॉन त्याग करके एक इलेक्ट्रॉन ग्रहण करके धनात्मक ऋणात्मक दोनों क्या होता है? जुड़ा हुआ होता है। जैसे कि आप जानते हो चुंबक को देख लो, साउथ और नॉर्थ पोल दोनों धनात्मक एकदम आकर्षित हो जाते, दोनों एक दूसरे के प्रति क्या हो जाते हैं? आकर्षित, ज्वाइंट हो जाते हैं, एकदम जो है मजबूती के साथ जुड़ जाते हैं। तो यही होता है, ये दोनों मिलकर के जो है सोडियम और क्लोरीन ये दोनों मिलकर के यौगिक बनाते हैं। तो यहाँ पे समझने वाली बात है, एक और आपको हम समझाने की कोशिश करते हैं। जैसे कि आप यहाँ पे देखो, हमारे किताब में दिया है मैग्नीशियम की लेते हैं। मैग्नीशियम का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास कितना होता है? 2 8 2, ठीक है। इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने इलेक्ट्रॉन है? 2। अगर ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा, ये 2 इलेक्ट्रॉन त्याग देगा तो क्या होगा? ये स्टेबल होगा। इसको स्टेबल तभी होगा जब 2 इलेक्ट्रॉन त्याग दे। क्लोरीन के साथ जैसे MgCl2 मैग्नीशियम क्लोराइड जो बनता है, तो क्लोरीन, तो यहां पे हम लोगों ने देखा है क्लोरीन का कितना होता है? 2 8 7, यानी इसके लास्ट ऑर्बिट में कितने होते हैं? एक इलेक्ट्रॉन, यानी 2 8 7। इसको एक इलेक्ट्रॉन चाहिए, लेकिन मैग्नीशियम के पास मजबूरी है वो 2 इलेक्ट्रॉन देगा। तो क्या होगा? क्लोरीन तो 2 इलेक्ट्रॉन ले नहीं सकता है ना, क्लोरीन की कैपेसिटी सिर्फ एक इलेक्ट्रॉन लेने की है। तो क्या होगा? यहां पे जो मित्रता होगी, गठबंधन होगा, है ना, मैग्नीशियम का क्लोरीन के साथ दोस्ती जो होगा, तो मैग्नीशियम बोलेगा कि भाई तुमसे अकेला हम दोस्ती नहीं करेंगे, तुम एक क्लोरीन को और लेके आओ, एक क्लोरीन को और लेके आओ, है ना, गवाही के लिए, और वहां पे जो है दोस्ती होगा। तो यहाँ पे देखिए ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे क्लोरीन क्लोरीन, यहां से एक क्लोरीन का मित्रता होगा और ये माइनस हो जाएगा, यहां से एक क्लोरीन के साथ मित्रता होगा, यानी एक 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 क्लोरीन जो है, मैग्नीशियम जो है एक इलेक्ट्रॉन इसको, एक इलेक्ट्रॉन इसको देगा, दोनों को एक एक इलेक्ट्रॉन दे देगा। तो क्या हो जाएगा? MgCl2, मतलब एक एक इलेक्ट्रॉन दे करके जो है साझेदारी हुआ है। तो मैग्नीशियम ने 2 इलेक्ट्रॉन दिया तो ये धनात्मक हो गया, और ये क्या हो गया? 2 इलेक्ट्रॉन देकर के ऋणात्मक, और दोनों के बीच क्या हो गया? विद्युत आवेश, मतलब जो है विद्युत बल जो है आवेश के कारण ये जो है धनात्मक और ऋणात्मक कारण जो है दोनों मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं। तो इस प्रकार ये बातें हैं। तो यहाँ पे आप जो हमको समझना है, धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक को आयनिक यौगिक कहते हैं। धातु से अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से, धातु के अधातु में इलेक्ट्रॉन के स्थानांतरण से बने यौगिक आयनिक यौगिक क्या हो गए? आयनिक यौगिक हो गए। तो यहाँ पे आयनिक यौगिक की जब हम बात करते हैं तो उसके कुछ गुण धर्म है जिसको हमको समझना बहुत ही जरूरी है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, भौतिक प्रवृत्ति, आयनिक यौगिक के कुछ भौतिक प्रवृत्ति होते हैं, जैसे कि ये कठोर पदार्थ होता है, जैसे कि आप देख रहे हो दोनों के आपस में जो है विद्युत बल के कारण, आवेश के कारण जो है, विद्युत आवेश के कारण जो है दोनों मजबूती के साथ जुड़े हुए हैं, एकदम कठोर होते हैं। क्या होते हैं? मजबूती के साथ जुड़े हुए होते हैं, और ये कठोर होते हैं, और ये प्राय भंगुर भी होते हैं। जैसे नमक की एक ढेल, मतलब छोटी सी जो है ढेला को ले लोगे आप, है ना, और उसको अगर आप किसी ठोस वस्तु से मारोगे, पदार्थ से अगर ठोकते हो, किसी भी चीज से, लोहे की मेटल से मारोगे उसको, तो क्या होगा? वो भंगुर हो जाएगा, फूट जाएगा, है ना, बिखर जाएगा, है ना। तो ये क्या होते हैं? भौतिक प्रवृत्ति इसके क्या होता है? ये कठोर होते हैं। अब कठोर पदार्थ होते हैं, ये प्राय क्या होते हैं? भंगुर होते हैं। ये प्राय क्या होते हैं? भंगुर होते हैं, है ना।
गलनांक और क्वथनांक की अगर हम बात करते हैं तो इनकी गलनांक और क्वथनांक उच्च होते हैं, क्योंकि अंतरा आयनिक बलों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम बात करें इसकी गलनांक और क्वथनांक की, तो यहाँ पे आपको समझना है, यहाँ पे हम लिख दे रहे हैं। जैसे देखिए, अगर हम NaCl की बात करते हैं, अगर हम NaCl की बात करते हैं, अगर इसको हमको अगर तोड़ना है, इसको अगर हमको इसके आयनिक बंधन को तोड़ना है, आयन मतलब ये जो इलेक्ट्रॉन और मतलब क्लोरीन और सोडियम के बीच इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन मतलब इलेक्ट्रॉनों के स्थानांतरण से, आदान प्रदान से जो बंधन बना है, तो उस बंधन को अगर हमको कमजोर करना है तो क्या करना पड़ेगा, ऊर्जा की जरूरत पड़ेगी, टेम्परेचर देना पड़ेगा। तो इस दोनों को मतलब यहां पे हमको समझना है, गलाने के लिए गलनांक, इसको द्रवित अवस्था में बदलने के लिए हमको 1074 कितना 1074 केल्विन, किसके लिए, गलनांक। अगर इसको हमको गलाना है तो 1074 यानी 100 डिग्री सेल्सियस की जरूरत पड़ेगी। 800 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर की जरूरत पड़ेगी। घर पर तो आप पॉसिबल नहीं है कर पाओगे, इसके लिए भट्ठी की जरूरत पड़ेगी, वहां 800 डिग्री सेल्सियस जो है मतलब टेम्परेचर की जरूरत है, तब जाकर के ये जो है इसका आयनिक बंध जो है कमजोर होगा, है ना। आयन जो है इसका आपस में जो धन और ऋण आयन से जुड़ा हुआ है, और उसको अगर हमको कमजोर करना है, बंधन को कमजोर, आयनिक बंधन को अगर हमको कमजोर करना है, तभी जाके ये पॉसिबल है। और अगर हम इसको, ये गलनांक है, अब क्वथनांक मतलब इसको वाष्प में बदलेंगे, भाप में अगर इसको बदलने का कोशिश करेंगे, तो इसके लिए आपको कितना चाहिए, इसके लिए आपको चाहिए जो 1000 मतलब 1074 मतलब इसके लिए क्या है, ये गलनांक पॉइंट है, और 1686 केल्विन, याद रखना है 1686 केल्विन इसका क्या है, क्वथनांक पॉइंट है। क्या है, क्वथनांक है, क्वथनांक कितना है, 1686 केल्विन। 1686 केल्विन क्या है, इसका क्वथनांक है। गलनांक कितना है, 1074 NaCl का। इस प्रकार इसका गलनांक क्वथनांक क्या होते हैं, इसका गलनांक क्वथनांक उच्च होते हैं। आयनिक यौगिक यानी मतलब गलनांक क्वथनांक क्या होता है, आयनिक यौगिकों का उच्च होता है। आयनिक यौगिकों का गलनांक क्वथनांक उच्च होता है, क्योंकि अंतरा आयनिक बलों को तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। इसके अंतरा आयनिक बलों को तोड़ने के लिए, जो अंतरा आयनिक बलों, वैद्युत बलों के साथ, आवेशों के साथ ये जुड़ा हुआ है, उसको तोड़ने के लिए अधिक ऊर्जा की आवश्यकता होती है। अगर हम घुलनशीलता की बात करें, ये प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, ये प्रायः जल में घुल जाते हैं, लेकिन किरोसिन, पेट्रोल आदि में अघुलनशील होते हैं, क्योंकि अंतर आयनिक बल के साथ जो जुड़ा हुआ है, उसको किरोसिन और पेट्रोल नहीं तोड़ पाता है, किरोसिन और पेट्रोल नहीं तोड़ पाते हैं, ठीक है, तो इसलिए अघुलनशील है। और यहाँ पे जल में क्या हो जाते हैं, जल में ये घुलनशील घुल जाते हैं, जल में क्या हो जाते हैं, घुल जाते हैं। लेकिन पेट्रोल और आयनिक यौगिक जो होते हैं प्रायः जल में घुलनशील होते हैं, और पेट्रोल और किरोसिन दिमाग में बिठा लेना है, एग्जाम में पूछ दिया जाता है, आयनिक यौगिक जल में घुलनशील होते हैं, तो प्रायः होते हैं। अगर इस बोल दिया जाए किरोसिन या पेट्रोल जो में जो है आयनिक यौगिक घुलनशील होते हैं, तो नहीं, पेट्रोल और किरोसिन जो है इसको घुल नहीं पाते हैं। अगर हम चालकता की बात करें, अगर हम चालकता की इसकी बात करें, तो चालकता यानी द्रव अवस्था में जलीय घोल में विद्युत का संचालन करते हैं। द्रवित अवस्था, द्रवित अवस्था मतलब इसको अगर हम 1074 केल्विन पे लिक्विड कर दें, तो क्या होगा, इसका अंतरा आणविक बल कमजोर हो जाएगा और मूव गति हो जाएगी, उसके बीच में क्या हो जाएगी, मूवमेंट होगा। मूवमेंट होगा तो क्या होगा, एनोड और कैथोड, यानी ये जो धनात्मक है, धनात्मक चार्ज वाले जो हैं वो कैथोड पे जाएंगे, और ऋणात्मक चार्ज वाले जो हैं वो एनोड पे जाएंगे, और इस प्रकार विद्युत का चालन होगा, विद्युत का क्या होगा, चालन होगा। और अगर हम बात करते हैं जलीय घोल में विद्युत का संचालन का, तो वहां तो घुलनशील है ही, तो ये फटाक से विद्युत धारा का चालन करेंगे, क्योंकि अगर इसको हम घोलते हैं तो क्या हो जाता है, ये टूटता है, आयनिक बंधन कमजोर होता है, तोड़ देते हैं, तो क्या होता है, यहाँ पे देखने वाली बात है, अपने तत्व में परिवर्तन हो जाते हैं। अगर ये टूटेंगे तो क्या होगा, क्लोरीन अपना तत्व को प्राप्त करेगा और सोडियम अपने तत्व में जो है प्राप्त कर लेगा, है ना, अस्तित्व जो है अपना एलिमेंट्स का जो क्वालिटी है, गुण है, वो अपने आप को प्राप्त कर लेगा तोड़ के, है ना, तत्व बन जाएगा। तो इस प्रकार जो है आप इस बात को समझ लिए हैं,
शायद आप अच्छे से समझ पाए होंगे। तो अगर आप इस बात को समझ लिए हो तो ठीक है, मिलते हैं हम नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक के साथ, और देखेंगे धातु और अधातु के बारे में, और हम आगे पढ़ेंगे, है ना, इसके निष्कर्षण के बारे में अब आगे नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग पढ़ने वाले हैं। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कमेंट करिए, और अगर आप नोट करना चाहते हैं तो नोट करिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।